हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज का जो हमारा सेगमेंट है वीडियो का, इसमें मैं डिस्कस करूंगा इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर सेक्शन 40 से लेकर 44 तक। देखिए, जो ये हमारा टॉपिक है, ये हमारा बेसिकली डील करता है जजमेंट इन कोर्ट से। जो जजमेंट होती हैं हमारी कोर्ट्स की, वो रेलिवेंट कब होंगी, उस चीज़ से रिलेटेड में हमारे टॉपिक है। तो सबसे पहले हमारा सेक्शन आता है सेक्शन 40 का। बेसिकली अगर हम इसका देखा जाए कि ये क्यों है, हमारा रेलिवेंसी क्या होती है। रेलिवेंसी इसीलिए होती है कि जो हमारा जजमेंट इन रेम है, जो रेस जुडिकाटा है, वो ना लगे। कि रेस जुडिकाटा का मतलब क्या हुआ? रेस जुडिकाटा का मतलब ये है कि जहाँ पर एक जजमेंट पहले से पास हो गई तो उसके बाद उसी सूट के ऊपर कोई दोबारा से ट्रायल ना चले, तो उसी के लिए हमारा रेस जुडिकाटा अप्लाई होता है। तो उसी के लिए हमारा सबसे पहले सेक्शन 40 डील करता है कि जो डबल जेओपार्डी की बात करता है, और इसके अंदर दोनों सिविल एंड क्रिमिनल, ये दोनों के कवर होते हैं। इसके साथ हमें पढ़ना है जो हमारा आर्टिकल 20 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका क्लॉज 2 वो रीड करना है, और सेक्शन 300 सीआरपीसी का, उसको हमें इसको साथ में पढ़ना है। सेक्शन 40 जो हमारा एविडेंस एक्ट का बोलता है, वो कहता है कि द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री विच बाय लॉ prevents any court from taking cognizance of a suit or holding a trial is a relevant fact when the question is whether such court ought to take cognizance of such suit or to hold such trial। तो बेसिकली यही बात हुई जो मैंने आपको एक रस्म में शुरुआत में बता दी थी कि यहाँ पर रेस जुडिकाटा लगेगा। कोर्ट क्या देखेगी एक ट्रायल करने से पहले कि क्या वो पहले से डिसाइडेड है या नहीं। तो चलिए उससे अगला सेक्शन 41, ये बहुत ही हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। इसको डिस्कस करने से पहले हम दो टर्म समझ लेते हैं। एक होता है कि जजमेंट इन रेम और जजमेंट इन पर्सोनम। ये दो टर्म क्या होती हैं? जजमेंट इन रेम का मतलब होता है कि जो एक जर्नल होती है, जो एक पब्लिक के लिए, सबके लिए अप्लाई हो जाती है, सारे वर्ल्ड पे वो इफेक्ट देती है। जैसे कि क्या कि दो पार्टीज के बीच में डाइवोर्स केस था, एक हस्बैंड था एक वाइफ था, उन दोनों के बीच में डाइवोर्स केस था, तो उनका डाइवोर्स हो गया। तो वो क्या हुआ, वो जो उनका डाइवोर्स हुआ है वो ना कि सिर्फ उन पर्टिकुलर पार्टी के लिए है, वो बल्कि सारे समाज के लिए है कि अब ये पति पत्नी नहीं रहे। तो आई होप कि आपको जो ये मैं बात समझा रहा हूँ, ये आपको समझ आ रही होगी जजमेंट इन टाइम का मतलब क्या है। और जजमेंट इन पर्सोनम का मतलब क्या है कि जब दो पार्टीज के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है, मान लीजिए किसी ने, एक पर्सन ने दूसरे पर्सन से पैसे लिए और उसने वापस नहीं करे, तो वो जो उसने पैसे उसको केस किया और उससे पैसे वापस मिल गए, तो वो एक जजमेंट इन पर्सोनम है। मतलब कि वो एक दो पार्टीज के बीच का है, उससे समाज को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो जो हमारा सेक्शन 41 है, ये हमारी दो टर्म से बात करता है। देखिए एक बार सेक्शन 41 की डायरेक्ट रीडिंग ले। वो कहते हैं कि रेलिवेंसी ऑफ सर्टेन जजमेंट इन प्रोबेट एटसेट्रा जुरिस्डिक्शन, अ फाइनल जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री ऑफ ए कॉम्पिटेंट कोर्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ ए प्रोबेट, मैट्रिमोनियल, एडमिरलिटी, इंसॉल्वेंसी jurisdiction which confers upon or take away from any person any legal character, or which declares any person to be entitled to any such character or to be entitled to any specific thing, not as against any specific person but absolutely, is relevant when the existence of any such legal character or the title of any such person to any such thing is relevant। तो ये हमारा क्या कहता है बेसिकली कि जो इसमें सेक्शन 41 है, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। क्या कह दिया इसने सबसे पहले पार्ट में कि ये 4 मैटर से डील करता है। कौन कौन से? मैट्रिमोनियल से, प्रोबेट से, एडमिरलिटी और इंसॉल्वेंसी से। और जो भी जजमेंट इन चीज़ों से रिलेटेड आएगी वो सेक्शन 41 के अंदर रेलिवेंट हो जाएगी। ये इन 4 चीज़ों से लेकर हमारे सेक्शन 41 का पार्ट 1 डील करता है। तो इसके अंदर देखिएगा कि जो एक टर्म है, सबसे पहले इसके वर्ड बाय वर्ड इसको समझते हैं। सबसे पहले इसमें सेक्शन 41 में बात आती है कि फाइनल जजमेंट की। देखिए जो ये आपको ये सेक्शन में समझा रहा हूँ, ये समझते समझते आपको एक बात ध्यान रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट, कि मैं आपको इसके अंदर एक क्रक्स बता रहा हूँ और इनके जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसका रीज़न है कि अगर आपको जो इसके जो वर्ड स्टार्टिंग के बेस हैं वो समझ आ जाएंगे तो आगे की तो एक स्टोरी होती है। जैसे कि इसके अंदर जो हमारा बेस वर्ड है वो है कि अ फाइनल जजमेंट। अ फाइनल जजमेंट जो है ये एक इंपॉर्टेंट टर्म निकलती है।
फाइनल जजमेंट का मतलब क्या हुआ? फाइनल जजमेंट का मतलब हुआ कि जो जजमेंट एक फाइनल हो जाती है और उसके बाद उसका कोई फर्दर एक्शन नहीं होता, उसको हम एक फाइनल जजमेंट कह देते हैं। तो उसके बाद हमारा, मैं आपको जो बात बता रहा हूं कि दो पार्ट से डील करता है। तो सबसे पहला पार्ट जो सेक्शन 41 है वो डील करता है रेलिवेंसी से, जो कि इसमें क्लियरली लिख दिया, रेलिवेंट। और जो दूसरा पार्ट है वो डील करता है हमारा कंक्लूसिव प्रूफ से। तो इन दो पार्ट्स को समझना है हमें। तो सबसे पहले रेलिवेंसी शुरू करने से पहले मैं आपको वर्ड समझा रहा था फाइनल जजमेंट का। तो फाइनल जजमेंट का मतलब ये हुआ कि जहां पर कोई जब डिसीजन आ गया तो उसकी अपील जो है वो लाई नहीं करती, या फिर जो अपील है उसका टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया, और जो अपील है अपील में गए और वहां हार गए, या फिर जब आप एसएलपी में गए, स्पेशली पिटिशन में गए और वहां भी आप डिफीट हो गए, तो उसके बाद क्या हुआ कि आपका कोई भी फर्दर एक्शन उस जजमेंट पर नहीं बनता है, तो वो एक फाइनल हमारा बन जाती है, फाइनल जजमेंट बन जाती है। उसके बाद जो हमारा वर्ड अगला यूज करते हैं वो ये कहते हैं ऑर्डर और डिक्री ऑफ अ कॉम्पिटेंट कोर्ट। देखिए कॉम्पिटेंट कोर्ट का जो वर्ड है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हमें समझना है। कुछ इसी कॉम्पिटेंसी से रिलेटेड ही बात जो है सेक्शन 44 में भी आएगी, आगे मैं आपको बताऊंगा। ध्यान से सुनते रहिएगा एक एक वर्ड को और नोट्स बनाते रहिएगा, डायरेक्ट आप साथ लेकर बैठे और एक एक वर्ड जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए जो कॉम्पिटेंसी की बात मैं कर रहा हूँ आपसे, कॉम्पिटेंसी जो होती है वो जैसे कि टेरिटोरियल हो गई, पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन है वो बिल्कुल ठीक है उनकी, और जो वो मैटर्स सिविल नेचर का है जैसे कि, तो जहाँ पे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है या मूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसी की जुरिसडिक्शन के अंदर होना चाहिए। तो कुछ इसी बातों से रिलेटेड जो है वो कोर्ट की कॉम्पिटेंसी आती है। इन बातों को आपको ध्यान रखना है। अब मैंने जो आपको 4 वर्ड बताए थे, कौन कौन से, जो इसमें लिखे भी हुए हैं क्लियरली, इन द एक्सरसाइज ऑफ प्रोबेट जजमेंट, प्रोबेट, मैट्रिमोनियल, एडमिरलिटी और इंसॉल्वेंसी। अब इन 4 वर्ड्स को समझते हैं। इन 4 वर्ड्स को समझने के बाद आपको ये जो फर्स्ट पार्ट है ये बहुत ही अच्छे से समझ आएगा। देखिए फर्स्ट वर्ड है प्रोबेट का। प्रोबेट का मतलब कि जब कोई हमारी विल होती है तो उसे हमें प्रोबेट करवाना पड़ता है। प्रोबेट करवाने से क्या होगा कि हम प्रोबेट उसको करवाएंगे और उसकी रजिस्ट्री हो जाएगी, उसकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, रजिस्टर्ड हो गई वो, और उसमें क्या होगा कि जो नोटिस होगा वो पार्टीज को प्रॉपरली दिया जाएगा, चाहे वो पर्सनली दिया जाए या वो न्यूज़पेपर में निकाल के दिया जाए। तो जहां वो प्रोबेट प्रॉपरली हो गई तो वो एक रेलिवेंट जजमेंट बन जाती है। ये सबसे पहला पार्ट इसके अंदर क्लियर करता है कि प्रोबेट की जजमेंट रेलिवेंट कब होगी, वो ऐसे होगी जो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद हमारा आता है मैट्रिमोनियल का। मैट्रिमोनियल का मतलब है कि जो हमारे मैट्रिमोनियल लॉ से रिलेटेड डिसीजंस होते हैं, जैसे कि हमारे पर्सनल और सेक्युलर लॉज होते हैं, तो जो भी इनसे रिलेटेड जजमेंट्स होंगी, जैसे कि मैरिज का, डाइवोर्स का, मेंटेनेंस का, तो ये जितने भी हमारे पर्सनल लॉज के अंदर सारे गिवन हैं, तो उनसे रिलेटेड जो जजमेंट होंगी वो सारी के सारे 41 के अंदर रेलिवेंट हो जाएंगी। तो हमारे कुछ लॉज हैं कि मैरिज से रिलेटेड, वो कुछ ऐसे हैं कि हमारा SRA है, हिंदू मैरिज एक्ट है, स्पेशल मैरिज एक्ट है, मुस्लिम मैरिज एक्ट है, आनंद कारज एक्ट है, द इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है, और हमारा नेटिव कन्वर्ट मैरिज डिसोल्यूशन एक्ट है 1866 का। तो बहुत सारे कुछ ऐसे एक्ट हैं जो हमारे डील करते हैं पर्टिकुलरली मैरिज से रिलेटेड। तो इनमें जो भी डिसीजंस आएंगे वो सारे के सारे सेक्शन 41 के अंदर कवर हो जाएंगे। उसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एडमिरलिटी का। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एडमिरलिटी का मतलब है कि जो भी हमारे डिस्प्यूट्स हैं, अगर वो सी से रिलेटेड है, सी मीन समुंदर से, तो समुंदर से रिलेटेड जितने भी हमारे डिस्प्यूट्स हैं वो सारे एडमिरलिटी के अंदर आते हैं, और उसके लिए जो भी डिसीजंस होंगे, जजमेंट होंगी, वो सेक्शन 41 के अंदर रेलिवेंट होती हैं। तो इसके लिए हमारा एक एक्ट है 1958 का, मर्चेंट शिपिंग एक्ट है। तो हमारा इसको लेटेंट पेटेंट ने हाई कोर्ट्स को पावर दी है, इससे रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट्स होंगे तो वो हाई कोर्ट डिसाइड करता है, और वो जो जजमेंट होती हैं वो सभी की सभी सेक्शन 41 एविडेंस एक्ट के अंदर रेलिवेंट होती हैं। अगला वर्ड जो हमारा आता है वो आता है इंसॉल्वेंसी का। देखिए इंसॉल्वेंसी हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास इंडियन लॉज में इंसॉल्वेंसी के लिए 2016 से पहले बहुत ही ज़्यादा क्लियर लॉ नहीं थे। 2016 से पहले जो हमारे पास लॉ थे वो थे कि जैसे प्रिवेंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920 का था, और हमारे पार्टनरशिप के लिए एक्ट थे, पार्टनरशिप एक्ट था,
और हमारा कंपनीज एक्ट था, इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट थे और सरफेसी एक्ट था। तो ये कुछ एक्ट थे हमारे 2016 से पहले। लेकिन 2016 के बाद हमारे पास एक एक्ट आता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड का 2016 का। इस एक्ट के आने के बाद, इस कोड के आने के बाद, सॉरी मैं वर्ड गलत यूज़ कर रहा हूँ, एक्ट कोड है ये। इस कोड के आने के बाद हमारे जो वो स्मॉल जो जितने भी पिछले लॉज थे वो सभी इसके अंदर कवर हो जाते हैं और जो भी इससे रिलेटेड जजमेंट होंगी वो सारी की सारी रेलिवेंट होंगी और वो जजमेंट इन रैम होंगी। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो जितने भी मैंने आपको ये सारे के सारे बताए हैं, ये सभी 4 पॉइंट्स ये जजमेंट इन रैम से रिलेटेड हमारे डील करते थे। तो अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट हमारा बोलता है कि सच जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री इज कंक्लूसिव प्रूफ। कंक्लूसिव प्रूफ का मतलब क्या होता है कि अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको एक बात क्लियरली कर दूं, कंक्लूसिव प्रूफ वो होते हैं जिनके ऊपर हम कभी भी रिबट नहीं कर सकते, जो कि एक फाइनली डिसीजन होता है, उसके ऊपर कोई क्वेश्चनिंग कभी भी रेज होती ही नहीं है। तो उससे रिलेटेड हमारे पास यहाँ पर 4 पॉइंट्स दे दिए। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट आता है इसमें वो ये कहते हैं कि जो लीगल कैरेक्टर है वो उस दिन से आ जाता है जिस दिन वो जजमेंट आ जाती है। मान लीजिए आज जजमेंट आई है तो आज से ही उस पर्सन के पास एक लीगल कैरेक्टर आ जाएगा उस डिसीजन पे जो कोर्ट ने दिया है। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे कि एक डाइवोर्स हुआ पार्टीज़ के बीच में, तो डाइवोर्स हुआ तो उन्होंने क्या करा कि डाइवोर्स ख़त्म हो गया, डाइवोर्स हो गया तो अपील पीरियड भी एक्सपायर हो गया, वो फाइनल होगी जजमेंट। तो वहाँ पर उसके बाद जो भी वो करते हैं तो उसके पास राइट आ जाता है। तो वहाँ पर बाई गेमी अगर वो दोबारा मैरिज कर लेता है तो वो नहीं होगी। आई होप कि आपको जो सबसे पहला पॉइंट है कंक्लूसिव प्रूफ का ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम डील करते हैं सेकंड पॉइंट से। सेकंड पॉइंट जो हमारा डील करता है कि जिस पर्सन के नाम पर जजमेंट है वो उसी से ही डील करेगी। मेरे नाम पर अगर कोई डिसीजन आता है तो वो मुझसे ही रिलेट करेगा, वो आपसे रिलेट नहीं करेगा। अगर आपके नाम पर कोई डिसीजन आया है तो वो आपसे ही रिलेट करेगा, मुझसे रिलेट नहीं करेगा। ये हमारा सेकंड बात बोलता है। थर्ड पॉइंट वो सेसेशन ऑफ राइट की बात करता है। सेसेशन ऑफ राइट का मतलब है कि जहाँ पर जो लीगल राइट है जो मुझसे ले लिया गया और किसी को दे दिया गया तो वो उसी दिन से जजमेंट में आ जाएगा जिस दिन जजमेंट पास हुई थी। आई होप कि आपको जो ये वर्डिंग है ये थोड़ी सी चेंज हो गई फर्स्ट से और थर्ड में, ये थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा आप। तो यहाँ से सेसेशन ऑफ राइट की हमारी ये क्लियर करी गई है यहाँ पर बात। और जो फोर्थ पॉइंट है वो ये कहता है कि जहाँ पर प्रॉपर्टी रिसीव हुई है परमानेंटली और वो उसी दिन से इफेक्टिव हो जाएगी जिस दिन हमारी जजमेंट पास हुई है। जैसे कि एग्जांपल क्या हुआ प्रोबेशन का, जिस दिन प्रोबेशन की डिक्री आ गई, जजमेंट आ गई तो उसी दिन से वो उस पर्सन की हो जाएगी। यहाँ से हमारा सेक्शन 41 जो है वो क्लियर होता है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 42 की। सेक्शन 42 जो हमारी डील करता है वो एक 41 का बिल्कुल ही रिवर्स कह लीजिए आप, चाहे आप उसकी एक्सेप्शन कह लीजिए समझने के लिए। वो क्या है कि सेक्शन 42 हमारा डील करता है पब्लिक से रिलेटेड, पब्लिक राइट से रिलेटेड। देखिए जब भी हमारा कोई मैटर ऐसा होता है कि जो पब्लिक से रिलेट करता है और वहाँ पर अगर डिसीज़न ऐसा आता है कि जो सारी पब्लिक पर लगेगा तो वहाँ हम अपना जर्नल रूल जो है वो तोड़ते हैं। वो जर्नल रूल क्या था जो कि मैंने 41 में भी बताया था कि जो एक जजमेंट या डिसीज़न किसी पार्टीज़ के बीच में आता है तो उन्हीं पार्टी के बीच में रहता है, लेकिन सेक्शन 42 के अंदर वो जो डिसीज़न है वो सारी पब्लिक एट लार्ज पर अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा सेक्शन 42 है उसकी डायरेक्ट रीडिंग लेंगे तो ये क्लियर कर देता है रेलिवेंसी एंड इफेक्ट ऑफ जजमेंट्स, ऑर्डर और डिक्री अदर देन दोज मेंशन्ड इन सेक्शन 41। अदर देन दोज मेंशन्ड इन सेक्शन 41 से यहाँ पर डील करते हैं कि क्या जजमेंट, ऑर्डर, डिक्री अदर देन दोज मेंशन्ड इन सेक्शन 41 आर रेलिवेंट if they relate to matter of a public nature relevant to the inquiry, but such judgment, order or decree are not conclusive proof of that which they state। कहने का मतलब क्या है कि जो वो डिसीजन होंगे लेकिन जो पब्लिक से रिलेटेड वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होंगे, उन्हें आप चाहें तो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, सेपरेट मैटर में जाएंगे। वो पार्टीज़ के बीच के जो भी डिफरेंसेस होंगे, जो भी राइट्स होंगे, फैक्ट्स होंगे, उससे वो मैटर अलग अलग हो जाएगा। देखिए
अब हमने 40, 41, 42 कर लिया। अब हम आते हैं 43 पर। जो 43 है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन बनता है हमारा जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से और एलएलबी पॉइंट ऑफ व्यू से। वो कहता है कि जजमेंट एटसेट्रा अदर देन दोज मेंशन इन सेक्शन 42, 42, 40, 41, 42 से अलावा जो जजमेंट होंगी वो रेलिवेंट कब होंगी, वो कब रेलिवेंट होंगी उससे रिलेटेड हमारी यहाँ पर बात करता है। तो सबसे पहला बोलता है जजमेंट ऑर्डर और डिक्री अदर देन दोज मेंशन इन सेक्शन 40, 41, 42 आर इररेलिवेंट unless the existence of such judgment, order or decree is a fact in issue or is relevant under some other provisions of this act। ये कहता है कि यहाँ पर जो भी डिसीजन होंगे वो 40, 41, 42 के अलावा रेलिवेंट होंगे ही नहीं unless कोई अदर प्रोविजंस गिवन हैं जो कि इस एक्ट में हैं। अब बात आती है कि अदर प्रोविजंस कौन से हैं और कौन से सेक्शन हैं जो कि हमारे जजमेंट से रिलेटेड बात कर जाते हैं। वो अदर प्रोविजंस हैं सेक्शन 8 का, 11 का, 13 का, 14 का, 54 की एक्सप्लेनेशन और सेक्शन 44 का। कुछ ये हमारे सेक्शंस हैं तो जो हमारे अदर प्रोविजन से रिलेटेड हमें क्लियर कर देते हैं। एक एग्जांपल से समझाता हूँ मैं आपको कि जो हमारा ये वर्ड आता है कि जो डिक्री इटसेल्फ जो यहाँ पर वर्ड है ऑर्डर और डिक्री इनफैक्ट इन इशू और इज रेलिवेंट अंडर सम अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। डिक्री वो कब रेलिवेंट हो जाएगी, जैसे कि एक चोर है उसने 3 बार चोरी कर ली, तो जब वो 4th टाइम चोरी करेगा तो जो उसने 4th टाइम चोरी करी है वहाँ पर जो एडवोकेट है वो सेक्शन 75 की एप्लीकेशन लगाकर ये कोर्ट से रिक्वेस्ट करेगा कि इसे जो पनिशमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा दी जाए, क्योंकि ये पर्सन हैबिचुअल ऑफेंडर है, क्योंकि इसके पीछे भी 3 ट्रायल चल चुके हैं जहाँ पर इसे उसी केस के रिलेटेड डिसीजन दिए गए हैं, इसे पनिश किया गया है। तो ये कुछ हमारा सेक्शन 43 हमारा बात करता था। और अगर आप इसकी इलस्ट्रेशंस भी पढ़ेंगे वो भी बहुत इजी हैं। मैं आपको एक इलस्ट्रेशन बता देता हूँ। सबसे पहली जो इलस्ट्रेशन ए है, उसके बाद की आप खुद पढ़ेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। इलस्ट्रेशन जो 1 है ये हमारा जुडिशरी में भी बहुत बार पूछी गई है, इसीलिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ। देखिए इसमें जो सूट हुआ था, केस हुआ था, वो ये था कि ए और बी जो थे वो मिनिस्टर्स थे। तो वो मिनिस्टर्स थे, एक मिनिस्टर था, एक उसका पीए था। तो एक रिपोर्टर ने उनके खिलाफ एक कोई रिपोर्ट छाप दी। तो वो रिपोर्ट जब छाप दी तो मिनिस्टर ने उसके ऊपर केस कर दिया और वो केस जीत गया, क्योंकि वो जो रिपोर्टर था उसके पास उससे रिलेटेड कोई भी प्रूफ्स नहीं थे। तो उसे वो जो रिलीफ चाहिए था मिनिस्टर को मिल गया। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जो उसका पीए था उसने भी एक सेपरेट सूट डाल दिया रिपोर्टर के अगेंस्ट। तो वो जो रिपोर्टर के अगेंस्ट उसने सूट डाला तो उसने वो जजमेंट कोर्ट करी जो मिनिस्टर वाली थी और कहा कि ये सेम डिस्प्यूट था, सेम ही मैटर है, सेम ही फैक्ट्स हैं, तो आप इसी को ही जजमेंट को मुझे पास कर दो। तो वहाँ पर कोर्ट ने कहा कि ये आपकी जो जजमेंट आपने लगाई है इसे हम यूं का यूं उठाएंगे नहीं, क्योंकि आप एक डिफरेंट पार्टी हैं। हो सकता है कि उसके पास उससे रिलेटेड प्रूफ नहीं थे, लेकिन आपके अगेंस्ट हो तो आपका हम फ्रेश ट्रायल एक चलाएंगे, लेकिन हाँ उस जजमेंट को हम कंसिडर करेंगे, लेकिन वही जजमेंट को हम कॉपी यहाँ पर नहीं करेंगे। तो यहाँ से हमारा इलस्ट्रेशन 43 का ए जो है वो क्लियर होती है। अब हमारा आता है लास्ट पार्ट 44, सेक्शन 44 का। सेक्शन 44 जो हमारी बात करता है वो करता है फ्रॉड, कल्यूजन इन ऑब्टेनिंग जजमेंट और इनकॉम्पिटेंसी ऑफ द कोर्ट। तो वहाँ पर अगर आपकी कोई जजमेंट ऐसी है कि जो फ्रॉड से, कल्यूजन से या इनकॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट थी वहाँ से ऑब्टेन करी गई है, तो वो आपको प्रूव करनी पड़ेगी। तो वो एक हमारा जो हमारी नॉर्मली सेइंग है कि डबल जियोपार्डी से, तो वहाँ पर वो डबल जियोपार्डी नहीं लगेगी, लेकिन आपको वो जो है प्रूव करनी पड़ेगी कि हाँ यहाँ पर डबल जियोपार्डी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि उस कोर्ट की कॉम्पिटेंसी नहीं थी। क्योंकि हमने सेक्शन 41 के अंदर ही ये सबसे पहले पढ़ा था कि जो कोर्ट है वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। मैंने आपको कहा था कि सेक्शन 41 में भी कि 44 में आपको बताऊंगा, तो 44 की यहाँ पर ये इंपॉर्टेंस निकलती है। तो गाइज आई होप कि आपको जो यहाँ तक मैंने आपको बताया है 40, 41, 42, 43, 44 ये सारे के सारे सेक्शन आपको क्लियरली हो गए होंगे। ये बहुत ही टेक्निकल सेक्शंस हैं फ्रेंड, आपको इन्हें समझना चाहिए। बहुत से लोग इन्हें छोड़ देते हैं, लेकिन हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैनल पर आपको कोई भी एक वर्ड जो है वो एक्सकेप नहीं किया जाएगा। इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट सारी बातें आपको यहाँ पर शेयर की जाएंगी।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे सबसे पहले लाइक ज़रूर कर दें, और इस चैनल को अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अपने जो भी व्यूज़ हैं मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।